नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ राजवंश में अपन ने राणा हमीर से पढ़ लिया था। राणा हमीर तक अपन ने पढ़ लिया था। राणा हमीर से ही राणा शाखा की शुरुआत हुई मेवाड़ के अंदर। इससे पहले रावल शाखा चल रही थी। रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए 1303 के अंदर शहीद हो गए। उसके साथ में ही रावल शाखा मेवाड़ की खत्म हो गई और उसके बाद में मेवाड़ राजवंश के अंदर राणा शाखा की शुरुआत हुई। राणा शाखा की शुरुआत राणा हमीर ने की और राणा हमीर तक अपन ने पढ़ लिया था। और अगला शासक है राणा खेता। राणा खेता का शासन चला था 1367 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक। राणा खेता का कोई खास काम है नहीं। और अगला शासक है राणा लाखा। राणा लाखा नाम से ही इसका नाम लाखा है और ये किस्मत का धनी था, किस्मत का भी लकी था। तो राणा लाखा का शासन चलता है 1382 ईस्वी से 1421 तक। तो देखिए, राणा लाखा शासन है 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। अब देखो इनके क्या क्या काम रहे वो मैं बताता हूं आपको। पहला है, इनके समय जावर उदयपुर के अंदर शीशे और जस्ते की खान निकली। शीशे और जस्ते की खाने निकली। शीशे और जस्ते के साथ में चांदी भी निकलती है। ठीक है। तो इसके समय राणा लाखा के समय जावर उदयपुर के अंदर जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था उस समय, और वहाँ पर शीशे और जस्ते की खाने मिली। इससे मेवाड़ की इकोनॉमिक स्थिति मजबूत हुई और राणा लाखा की भी स्थिति मजबूत हुई। तो पहला काम ये हुआ। दूसरा, राणा लाखा के समय एक पिछू बंजारा था। पिछू बंजारा ने उदयपुर के अंदर पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछू बंजारा जाति था और बंजारा जाति राजस्थान की एक घुमंतु जाति के अंदर आती है। राजस्थान की एक घुमंतु जाति है बंजारा, जो पुराने ज़माने के अंदर एक गांव से दूसरे गांव में बैलगाड़ी या किसी और साधन से व्यापार करते थे। जैसे नमक का व्यापार है या मिश्री का व्यापार है, कोई अन्य व्यापार है, जो बैलगाड़ी पे सामान डालते थे, दूसरे गांव में लेके जाते थे, तीसरे गांव में ऐसे घूमते हुए व्यापार करते थे। और उस जो सामान लेके जाते थे उसको स्थानीय भाषा में बाड़द कहते थे। जैसे कोई बंजारा आया और बाड़द लेके आया, तो जो भी सामान था उसको स्थानीय भाषा में बाड़द कहते थे। तो वो बंजारा जाति का पिछू बंजारा था एक, उसने उदयपुर के अंदर राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया। तीसरी बात है कुंभाड़ा। राणा लाखा की शादी हो गई थी बूंदी के आड़ाओं के अंदर। और जैसे ही राणा जी शादी करके वापस आए तो रानी सा को पूछा कि बूंदी अच्छा है या फिर चित्तौड़ अच्छा है। रानी सा ने कहा दोनों ही अच्छे हैं। तो कि नहीं, कोई एक बताओ हमारे को, या तो बूंदी अच्छा होना चाहिए या फिर चित्तौड़, दोनों में से एक बताओ। रानी सा ने कहा अगर दोनों में से बताऊं तो बूंदी अच्छा है। तो कि पक्की बात तो कि आपने पूरा चित्तौड़ देख लिया, पद्मणी महल है, कुंभ श्याम मंदिर है, वगैरह वगैरह सारे देख लिए।
इन्होंने कहा सब देख लिया मैंने। राणा लाखा ने कहा भाई सेनापति को बुलाओ। रानी साहब ने कहा कि कभी चलो हमारे साथ बूंदी और हम आपको बताते हैं कि बूंदी का प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की बावड़ियाँ स्वर्ग के जैसा आपको अनुभव होगा, ऐसी बूंदी है। उसी समय राणा जी ने आदेश दिया कि सेनापति को बुलाओ। सेनापति हाजिर हुआ। सेनापति को सेना तैयार कीजिए। तो क्या आदेश, क्या सेना अभी इस रात को? तो कि अभी का अभी मैं बूंदी पे आक्रमण करूंगा। रानी साहब को पूछा है कि बूंदी अच्छा है या चित्तौड़ अच्छा है? तो रानी साहब ने कहा कि बूंदी अच्छा है। तो मेरे होते हुए मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे चित्तौड़ से बूंदी अच्छा है और मैं बूंदी के दुर्ग को गिरा दूंगा। सेनापति ने कहा कि रानी साहब को कहा कि इसको समझाओ यार, ये अभी चले जाएंगे, अभी तोड़ कल परसों तो अपन तोड़ मार के आए और आज अपन वहाँ पे हमला करेंगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। फिर रानी साहब आए और रानी साहब ने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी, आपने बुरा मान लिया, ये वो। रानी जी ने कहा भाई मैंने तो कसम ले ली है कि जब तक मैं बूंदी को दुर्ग को गिरा नहीं दूँ तब तक खाना पानी नहीं लूँगा। तब किसी ने कहा कि आपकी जो भी है संकल्प के लिए एक मिट्टी का दुर्ग बाहर बना दो बूंदी के चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर, और वहाँ पर आप आक्रमण करो और उससे उस दुर्ग को तोड़ दो और आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। तब बाहर मिट्टी का दुर्ग बनाया और राणा जी ने वहाँ पर आक्रमण किया। तो जैसे ही राणा जी ने आक्रमण किया तो वहाँ से अंदर से कोई तीर आने लग गए। तो अंदर पास में जाकर देखा तो कोई बच्चा तीर चला रहा अंदर से। तो पूछा भाई तू कौन है? तो उसने कहा मैं कुंभाड़ा हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने सुना है आप मिट्टी का दुर्ग, नकली बूंदी का दुर्ग बना के गिरा रहे हो। तो कि चल तेरा यहाँ काम नहीं। तो उसने कहा जब तक हाड़ा जिंदा है, एक हाड़ा जिंदा है, तब तक बूंदी का दुर्ग चाहे असली हो चाहे नकली हो गिरेगा, मैं गिरने नहीं दूंगा। तब तक पहले मेरे से युद्ध करो और उसके बाद में जो भी है आप दुर्ग गिरा देना। जैसे तैसे उस बच्चे को, क्योंकि ये रानी साहब का भाई था, साथ में आया था, बच्चे को समझाया, बच्चा बिल्कुल नहीं माना। फाइनली इसके साथ युद्ध हुआ और युद्ध में ये कुंभाड़ा शहीद हुआ। उसके बाद में बूंदी का दुर्ग गिराया गया। तो ऐसे वीरों को याद करना चाहिए जो अपने गौरव के लिए, अपने मान के लिए शहीद हो जाते हैं। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए अपने ने कुंभाड़ा को याद किया। और उस समय किसी ने कहा था कि बलहट बंका देवड़ा, हाड़ा बंका गाट में रण बंका राठौड़। तो ये हाड़ा इतना कुंभाड़ा बहादुर था और बहादुरी के साथ लड़ा, आखिर शहीद हो गया। और अगला काम अपन देखते हैं राणा लाखा का। अगली बात है हंसाबाई। हंसाबाई का मेवाड़ राजवंश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत ही हंसाबाई एक यहाँ पर मेवाड़ राजवंश के अंदर टर्निंग पॉइंट है। हंसाबाई मारवाड़ शासक रावचूड़ा की पुत्री थी। रावचूड़ा को मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर, और वो रावचूड़ा को दहेज में दी गई थी इंदा प्रतिहारों द्वारा। मैं आपको पहले ये मारवाड़ राजवंश के अंदर बता चुका हूँ। तो रावचूड़ा नया ही मारवाड़ का राजा बना था और उसको रावचूड़ा को लगा कि पड़ोसी वगैरह है तो इसके साथ में अपने अच्छे संबंध होने चाहिए। तो उस समय राणा लाखा के समय मेवाड़ की इकोनॉमिक भी और राजा
राज व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति थी। तो राणा रावचूड़ा को लगा कि अपने को मेवाड़ के साथ में मित्रता करनी चाहिए। तो अपनी पुत्री हंसाबाई का नारियल राणा लाखा के यहाँ भेजा कुंवर चुंडा के लिए। राणा लाखा का ये पुत्र था कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा, इसके लिए नारियल भेजा। मारवाड़ से पंडित जी गए नारियल लेके, मेवाड़ पहुंचे, मेवाड़ राज दरबार के अंदर पहुंचे। तो राणा लाखा ने पूछा पंडित जी कैसे आए? पंडित जी ने कहा हम तो नारियल लेके आए हैं हंसाबाई का मारवाड़ से। तब राणा लाखा ने मजाक मजाक में कह दिया कि मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और आप नारियल को क्या करोगे? तब पंडित जी ने कहा कि हम आपके लिए नहीं लेके आए, हम आपके पुत्र के लिए लेके आए, कुंवर चुंडा के लिए। हाँ तो अच्छी बात है, बैठो अपन बातचीत करेंगे और नारियल आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। पर उस समय जब मजाक की थी तो कुंवर चुंडा भी वो उसी दरबार के अंदर बैठा था। तो कुंभार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि साहब मजाक में बात हो, साहब कैसे भी पिताजी ने अब मेरे अपने लिए कह दिया है, भाई ये नारियल मेरे लिए क्यों लेके आए? अपना नाम ले लिया है और अपना तो दिखा दिया है, तो मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो नारियल पिताजी का हो गया, तो मैं शादी नहीं करूँगा। कुंवर चुंडा ने हट कर लिया। तो ये पंडित जी बाहर वापस रवाना हो गए कि राणा लाखा के साथ में तो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि राणा लाखा तो बहुत बूढ़े हो गए। तब बाहर जाके मीटिंग की, 3-4 जने मारवाड़ से आए थे। उन्होंने कहा यार अब वापस जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो कि मामला क्या होगा आगे चलकर मामला यही होगा कि हंसाबाई अगर कुंवर चुंडा से शादी करे तो हंसाबाई का जो पुत्र है वो अगला शासक बनेगा। तो अपन राजा के साथ में शादी करते हैं राणा लाखा के साथ में, और अगर ये शर्त रख देते हैं कि अगला हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का शासक बने, तो हम राणा लाखा के साथ में शादी करने के लिए मंजूर है, क्योंकि राजाओं की शादी बुढ़ापे में होती ही रहती है, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे 3-4 पंडित जो भी थे साथ आए थे मारवाड़ से, भी वापस गए और राणा लाखा को कहा कि हंसाबाई का पुत्र ही अगला शासक बने तो हम आपसे ही हंसाबाई का शादी कर देंगे। राणा लाखा ने कहा ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुंवर चुंडा को युवराज घोषित कर चुका हूँ। ये बात पता चली कुंवर चुंडा को। इसने कहा नारियल वापस मत भेजो, और मैं आपको वचन देता हूँ, पंडित जी को कहा कि मैं हंसाबाई का पुत्र को अगला राजा बनाने के लिए हेल्प करूँगा, और मैं राजा नहीं बनूँगा। मेरा अधिकार है, मैं अधिकार हंसाबाई के पुत्र को दे दूँगा। तब उन्होंने कहा कि आप तो मना कर दोगे, पर आपके जो वंश हो, आपके जो पुत्र वगैरह हो गए, वो भी कह देंगे कि भाई राज तो हमारा था और अधिकार हमारा था, तो हंसाबाई के पुत्र को कैसे मिला? तब इसने कुंवर चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कभी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, और मेरे वंशज कभी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, और मेवाड़ की जो भी राजगद्दी पर बैठेगा अगला शासक राणा लाखा के बाद में हम उनकी सेवा करेंगे, और मेरे वंशज चुंडावत पीढ़ी दर पीढ़ी मेवाड़ राजगद्दी की वफादारी से सेवा करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेने के बाद में कुंवर चुंडा मेवाड़ के भीष्म कहलाए, मेवाड़ के भीष्म कहलाए, ये इनको उपाधि दी गई, मेवाड़ के भीष्म, क्योंकि देवव्रत शांतनु के पुत्र। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वंश ही नहीं मरूंगा और वंश ही नहीं जीऊंगा, और आजीवन हस्तिनापुर के गद्दी की सेवा करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ। तो उसके बाद में देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी। और यहाँ पर कुंवर चुंडा ने भी ऐसी ही कुछ प्रतिज्ञा की। कुंवर चुंडा ने तो शादी नहीं करने की तो प्रतिज्ञा नहीं ली थी, उनकी संतान तो हुई थी, लेकिन भीष्म पितामह की संतान नहीं हुई थी, और कुंवर चुंडा आगे चलकर मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। तो ऐसी प्रतिज्ञा की
तब राणा लाखा ने कहा भाई गुणचुंडा ने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो गुणचुंडा को उस अधिकार मिलने चाहिए, गुणचुंडा को उस अधिकार मिलने चाहिए। तो चुंडा को अधिकार दिए गए। तो अपन अधिकारों की कुछ बात करते हैं। देखिए, पहला अधिकार है मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना कुंवर चुंडा को मिलना चाहिए। ए श्रेणी का ठिकाना। उस समय बढ़िया से बढ़िया ए श्रेणी के ठिकानों में से मेवाड़ का ठिकाना था सलूम्बर। अभी ये उदयपुर से अलग हुआ है हाल ही में। सलूम्बर अभी जिला बना है। तो उस समय मेवाड़ का ये ए श्रेणी का ठिकाना था और ये कुंवर चुंडा को दे दिया, कुंवर चुंडा को जागीरदारी में दे दिया। और इस ठिकाने के साथ साथ में 3 गांव और दिए गए, आमेट, देवगढ़ और बेंगू। बेंगू चित्तौड़ के अंदर आता है और ये दोनों ही राजसमंद के अंदर आते हैं। देवगढ़ और आमेट दोनों ही गांव चित्तौड़ के अंदर आते हैं और बेंगू आमेट और देवगढ़ राजसमंद के अंदर आते हैं और बेंगू और बेंगू चित्तौड़ के अंदर आता है। तो ये पहला अधिकार दिया गया। दूसरा अधिकार दिया गया मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व चुंडावत ही करेंगे। हरावल सेना का मतलब मेवाड़ की सेना का अगला भाग, पिछले भाग को चंद्रावल कहते हैं और आगे के भाग को अरावल कहते हैं। और हरावल सेना का नेतृत्व जो भी करेगा वो चुंडावत करेंगे। दूसरा अधिकार ये दिया गया। तीसरा अधिकार दिया गया मेवाड़ आज जो शासक बना है, जो भी अगला शासक बनेगा वो किसकी सहमति से बन रहा है? वो चुंडा की सहमति से बन रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी मेवाड़ का शासक बनेगा वो चुंडावतों की सहमति से बनेगा, चुंडावतों की सहमति से बनेगा। मेवाड़ का जो भी शासक बनेगा वो चुंडावतों की सहमति से बनेगा। ये तीसरा अधिकार दिया गया। चौथा अधिकार, अगर मेवाड़ का शासक मेवाड़ के अंदर नहीं है तो मेवाड़ का शासन चुंडावत संभालेंगे। अगर मेवाड़ का शासक मेवाड़ के अंदर नहीं है तो मेवाड़ का शासन चुंडावत संभालेंगे। ये 4 अधिकार दिए गए और फाइनली राणा लाखा की 1421 के अंदर मौत हो गई और अगला शासक बनता है मोक्कल। अगला शासक मोक्कल बनता है। तो देखिए, राणा मोक्कल शासन है 1421 से 1433 ईस्वी। ठीक है। अब शासक तो है राणा मोक्कल और संरक्षक चुंडाऊ। संरक्षक चुंडा।
ठीक है, क्योंकि राणा मोकल जब राजा बना था वो उस समय बहुत छोटा था, इस कारण संरक्षक बन गया चुंडा। अब राणा मोगल तो राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन सारा काम काज है वो चुंडा ही संभालता है। ये बात हंसाबाई को अच्छी नहीं लगी। हंसाबाई ने एक दिन चुंडा को बुलाकर कहा कि आप सारा दिन इसको परेशान क्यों करते रहते मोगल को। सर चुंडा ने कहा, भी मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, आप इसको परेशान कर रहे हो, मैं सारा देखती हूँ। तो ये बात सुनकर चुंडा को अच्छी नहीं लगी और चुंडा नाराज होकर मालवा चले गए। चुंडा मालवा चले गए। मालवा का शासक था होसंग शाह। होसंग यहां पर नौकरी करने लगे। पीछे मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि कामकाज तो सारा चुंडा ही संभाल रहा था और मोगल तो बिल्कुल बैठा ही था, तो सारा मामला पीछे गड़बड़ हो गया, राज व्यवस्था बिगड़ गई। तब हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुलाया। रणमल वैसे वहां पर मारवाड़ में वैसे ही नाराज था, वैसे ही परेशान था, क्योंकि रणमल का पिता चूड़ा जो रणमल को राजा नहीं बनाया, अधिकारी अगला मारवाड़ का शासक बनने का अधिकार रणमल को ही था। रणमल सबसे बड़ा था, लेकिन इसको शासक नहीं बनाया, और शासक बनाया कान्हा को। कोई प्रिय रानी का पुत्र था कान्हा, तो उसको शासक बना दिया। जैसे ये फ्री बैठा था, तो हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया और रणमल आ गया, और अगला संरक्षक है जो मोकल का, वो है रणमल। ये रणमल संरक्षक बन गया। रणमल ने यहाँ आकर शासन व्यवस्था संभाली और मुगल को सारा कामकाज सिखाया, और सिखाने के बाद में हंसाबाई से कहा, भाई अब तो मेरा काम पूरा हो गया, मैं मुगल अब अच्छे तरीके से व्यवस्था देख रहा है और मेरे को अब आज्ञा दीजिए, मेरे को अब छुट्टी दो, मैं वापस मारवाड़ जाऊंगा। तब हंसाबाई ने कहा कि अब आप जा सकते हो। हंसाबाई ने तब रणमल ने कहा कि मेरी एक बात है भाई साहब, मैं आपसे बातचीत करना। हंसाबाई ने कहा, बताओ। कि मेरा अधिकार मारवाड़ पे शासक बनने का मेरा था, और मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं बनाया और मेरे छोटे भाई कान्हा को बना दिया, और अब तो कान्हा भी शासक नहीं है, अब तो सत्ता है शासक, और अब तो उसका कोई लेना देना नहीं, मैं शासक बनना चाहता हूँ मारवाड़ का, आप कुछ हेल्प कर दो। तो हंसाबाई ने क्या हेल्प करूँ, तो क्या आप थोड़ी सी सेना दे दो, तो बाकी तो मैं सारा दे दूँ। तब हंसाबाई ने रणमल को सेना दे दी, और सेना मारवाड़ पर ये आक्रमण किया, और अगला सत्ता के बाद में मारवाड़ का अगला शासक बन गया रणमल। अब राणा मोकल की अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि राणा मोकल ने मेवाड़ में शासक रहते हुए क्या क्या कार्य किए। पहला कार्य है इनका, इसने एक लिंगजी मंदिर का परकोटा बनाया। एक लिंगजी मंदिर का परकोटा बनाया, ठीक है। दूसरी बात है, चित्तौड़ के अंदर एक शोभिदेश्वर मंदिर है। शमीदेश्वर मंदिर, इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसका दूसरा नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब देखो,
इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया वो अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था कि एक शिलालेख पढ़ा था आठपुर का अभिलेख, उसमें बप्पा रावल से लेकर शक्ति कुमार तक मेवाड़ के सभी शासकों की जानकारी मिलती है। मेवाड़ का एक शासक हुआ शक्ति कुमार। शक्ति कुमार, इस शक्ति कुमार के समय परमार राजा मुंज का आक्रमण हुआ चित्तौड़ पर। पंजाब परमार राजा था मुंज का आक्रमण हुआ था शक्ति कुमार पर, और शक्ति कुमार को राजा मुंज ने हरा दिया था। परमार राजा मुंज बड़ा खतरनाक था। ये 7 भैंसे एक तीर से बीन देता था, इतना खतरनाक था मुंज। आगे चलकर आप मुंज को पढ़ेंगे, परमार राजा था। तो उसके बाद में मुंज के बाद में अगला शासक हुआ सिंधुराज। सिंधुराज के बाद में अगला शासक हुआ भोज, और इस भोज ने चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण या समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये कार्य 2 कार्य किए। अब शक्ति कुमार पर राजा मुंज ने आक्रमण किया, इसकी जानकारी एक अभिलेख है, अस्थि कुंडी का अभिलेख। अस्थि कुंडी का अभिलेख इससे जानकारी मिलती है। अस्थि कुंडी का अभिलेख यह है 997 ईस्वी का, 997 ईस्वी का अभिलेख है। ये राठौड़ राजा धवल से संबंधित है। राठौड़ राजा धवल से संबंधित है। ये राठौड़ राजा धवल कह रहा है, इस अभिलेख में ये बता रहा है कि जब मुंज का शक्ति कुमार पर आक्रमण हुआ था तब मैंने मेवाड़ की सहायता की थी। तब अपने को पता चलता है कि मुंज ने शक्ति कुमार पर आक्रमण किया था, इस अभिलेख के द्वारा। ये अभिलेख राठौड़ों का है। और अस्थि कुंडी जो वर्तमान में इसका नाम है अटुंडी पाली के अंदर है, ये सबसे पुरानी शाखा है राठौड़ शाखा मारवाड़ की, सॉरी राजपूताने की। ठीक है, अब देखो, अब एक और अभिलेख है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख श्रृंगी ऋषि का अभिलेख 1428 ईस्वी का है भाई। इस अभिलेख में राणा हमीर से लेकर राणा मुगल तक की सभी की जानकारियां मिलती है। इस अभिलेख में यह बताया गया है कि एक नागौर का शासक था फिरोज। नागौर का शासक था फिरोज। ठीक है, इस फिरोज को मोकल ने हराया था। इस फिरोज को मोकल ने हराया था। इसमें एक और बात बढ़िया बताई गई है कि राणा लाखा ने, हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं गया, काशी और इलाहाबाद, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर राणा लाखा के समय मुस्लिमों के शासक थे। तो जो भी हिंदू जाता था वहाँ पर अगर तीर्थ करना है तो आपको वहाँ पर बादशाह को टैक्स देना पड़ेगा, सुल्तान। और राणा लाखा ने उस समय काशी, गया और इलाहाबाद इन तीनों में टैक्स मुक्त करवा दिया था, टैक्स फ्री करवा दिए थे हिंदुओं के लिए। इस टैक्स मुक्त की जानकारी
इस अभिलेख से, श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से अपने को मिलती है। तीसरी बात है कि गुजरात का एक शासक था अहमद शाह। ठीक है। इस अहमद शाह को राणा मोगल ने हराया था और ये हारकर बौखलाया हुआ था और इसने वापस आक्रमण किया मोगल के ऊपर और आक्रमण करने के लिए गुजरात से रवाना हुआ। और जब मोगल को पता चला तब मोगल सामने चला गया अहमद शाह को कंट्रोल करने के लिए। एक जीलवाड़ा स्थान है राजसमंद के अंदर, जीलवाड़ा, ठीक है, जीलवाड़ा राजसमंद, यहां पर सेना लेकर सामने चला गया अहमद शाह को रोकने के लिए। तो जैसे ही ये रात को पहुंचा तो अपने मोर्चे के अंदर बैठा था मुगल जीलवाड़ा में, और अचानक दो दासी पुत्र थे, सासा व मीरा। इन दोनों ने अचानक हमला कर दिया राणा मोगल पर और राणा मोगल की हत्या कर दी। और इनके साथ में एक और आदमी था, महपा पंवार। तो राणा मोगल की तो यहीं पर मृत्यु हो गई। और राणा मोगल का पुत्र था कुंभा को सरदार वैसे ही करके जैसे तैसे करके यहाँ से बचाकर चित्तौड़ लेके आए। और अहमद शाह सामने से आ ही रहा था सेना लेकर। और राणा मोगल के मरने के बाद में यहाँ पर सेना की कमान संभाली थी कमलावती, रानी कमलावती, जो राणा मोगल की पत्नी थी। इसने कमान संभाली और अहमद शाह की सेना को वापस धकेला। और राणा मोगल का पुत्र था कुंभा, और कुंभा को चित्तौड़ लेके आए। कुंभा ने सारी बात हंसाबाई को बताई कि दादी जी पिताजी की हत्या कर दी और मेरे को भी मार रहे थे और मेरे जैसे तैसे बच के भाग कर यहाँ आया हूँ और आज की हालात तो ये है। तब हंसाबाई को वापस अपना भाई रणमल याद आया। हंसाबाई ने रणमल को वापस पत्र भेजा और कहा कि भाई एक बार फिर तेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि मेवाड़ पर फिर खतरे के या संकट के बादल मंडराने लग गए। रणमल इस बार आया तो सारा सज धज के आया, पूरे परिवार के साथ में आया। और यहाँ आकर सासा व मेरा को सबसे पहले ढूंढा और इनको मारा। लेकिन ये महपा पंवार और इसके साथ में एक और था एका, ये दोनों ही मालवा भाग गए। और मालवा का उस समय शासक था महमूद खिलजी, उसके यहाँ चले गए। अब देखो ये बागे उसको अपन बाद में बात करेंगे और पहले अपन रणमल की बात कर लेते हैं। रणमल ने सासा व मेरा को ख़त्म कर दिया और वापस राणा कुंभा की संरक्षक बन गए। तो अब देखो अपन अगली बात करते हैं राणा कुंभा की। तो अब मेवाड़ का शासक बन गया राणा कुंभा। कुंभा का शासन चलता है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। लगभग कुंभा ने 35 साल शासन किया। 35 साल शासन किया। कई बार एग्जाम पूछा है कि कुंभा का शासन काल कितना चला, तो 35 साल शासन चला। पिता का नाम मोक्कल। और माता
सौभाग्यवती परमार, ठीक। और संरक्षक है रणमल। संरक्षक रणमल, ठीक है। अब राणा कुंभा तो बैठा है राजगद्दी पर और शासन सारा का सारा रणमल चला रहा है, क्योंकि संरक्षक है वो। तो अब देखो, अब संरक्षक रणमल है तो रणमल सारा इंटरफेयर कर रहा है शासन के अंदर और अपनी मन मर्जी से शासन चला रहा है। तो ये तो बाहर का था, तो बाहर का अगर आके किसी के घर में इंटरफेयर करे तो ये अंदर के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तब रणमल जब इंटरफेयर कर रहा था और रणमल ने सारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे सब पोस्टें तो जो राठौड़ों से भर दी और वहाँ पर सिसोदियों को निकाल दिया गया। अब ये बात सिसोदियों को अच्छी नहीं लगी, तो दो गुट बन गए। एक तो राठौड़ों का गुट, ठीक, दूसरा गुट था सिसोदिया गुट। इस गुट को लीड कर रहा था राघवदेव, और इस गुट को लीड कर रहा था रणमल। अब राघवदेव ने एक दो बार तो कह दिया कि भाई आप सहायता करने के लिए आए थे, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया बात है, अब अपने घर चले जाओ ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब रणमल ने कहा भाई मैं चले जाएंगे, थोड़े दिन रुक जाओ। और हंसाबाई का हाथ था रणमल के ऊपर, जब तक हंसाबाई कुछ नहीं कही तब तक रणमल पीछे नहीं हटे। तो राघवदेव लगातार प्रसन्न करने लगा रणमल को। तो रणमल ने परेशान होकर राघवदेव की एक दिन हत्या करवा दी। राघवदेव की हत्या करा दी, और हत्या करवाने पर यह बात सिसोदियों को अच्छी नहीं लगी। फिर भी उनकी मजबूरी थी, कुछ बोल नहीं पाए रणमल को, क्योंकि रणमल एक डील का डाकी टाइप आदमी था, 7 फुट उसकी हाइट थी। नज़दीक कोई आए तो एक थाप से एक कहानी ख़त्म कर दे किसी आदमी की। रणमल की एक प्रेमिका थी बारमली। इस बारमली से रणमल बेहद प्यार करता था, और ये बारमली कुंभा से बहुत प्यार करती थी, कुंभा से बहुत प्रेम करती थी, पता किसी को नहीं चलने देती थी, मन ही मन बहुत प्रेम करती थी बारमली कुंभा से। कुंभा इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन रात को बारमली को रणमल ने कहा कि बारमली, एक दिन मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा और तू रानी बनेगी। बारमली का ये कैसे? तो कहा कि मैंने राघवदेव को तो मरवा दिया है और अब मैं कुंभा को भी मारूंगा, और कुंभा के बाद में मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा और तू मेवाड़ की रानी बन जाना। ये बात बारमली को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कितना भी प्रेम है लेकिन मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। लड़की कितना ही पति से प्रेम करती है लेकिन आखिर तो उसको पीहर की याद तो आ ही जाती है। तो बारमली को अपने देश के प्रेम के लिए उसको यह बात अच्छी नहीं लगी, और यहाँ पर बारमली ने रणमल के साथ में बेवफाई कर दी। हंसाबाई, बारमली ने ये सारी बात हंसाबाई को बता दी। हंसाबाई को कहा कि पहले तो मारा है राघवदेव को और अगली बारी है कुंभा की, अब आप देख लो क्या करना है। ये बात एक बार तो हंसाबाई ने मानी नहीं, कहा कि तू मेरे भाई को यहाँ से निकलवाना चाहती है, ये न वो। बारमली ने कहा मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो कहने की वो हूँ, मैंने कह दिया, कहना मेरा धरा, मैं मानो या ना मानो मेरे को कोई मतलब नहीं है, और मेरे इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, और मरेगा तो आपका पोता मरेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है।
अब हंसाबाई को ये बात ये लग गई। हंसाबाई ने कहा कि अगर ऐसा मामला है और रणमल के है, रणमल वैसे ही ऐसा ही आदमी है खड़ूस, और रणमल को आज मैं कहूँ कि भाई तू कुंभा को मत मारना, तो आज कहूँ तो वो कल मारे तो आज भी मार दे। तो हंसाबाई फिर मामला मेवाड़ पर संकट आने लगे। तब हंसाबाई ने पत्र लिखा चुंडा को पत्र लिखा। चुंडा ने जाते जाते कहा था कि आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा इसके मतलब मैं यहाँ था तो मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं मेवाड़ का राजा बनूँ या मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ तो मैं कोई वो हूँ, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप पीछे राजगाज देख लेना, और अगर कोई मातृभूमि पे संकट आ जाए और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मेरे को ज़रूर याद करना। तो इससे बड़ा तो संकट आए ही क्या, क्योंकि राणा मुगल पहले ही ख़त्म हो चुका है और कुंभा छोटा है और कुंभा पे भी जान का खतरा बना हुआ। तब हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को याद किया, कहा कि इससे ज़्यादा संकट तो कोई आ ही नहीं सकता। पत्र लिखा तो वैसे ही वहाँ चुंडा परेशानी था और चुंडा वहाँ से रवाना हुआ और सुबह जल्दी ही वहाँ मेवाड़ आ गया। और हंसाबाई को कहा भी क्या आदेश है। हंसाबाई ने कहा बात तो ये है। कुंवर चुंडा ने कहा बात ये है तो अब रणमल को तुम मारे कैसे, क्योंकि नज़दीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं, इतना खतरनाक आदमी था। तब बारमली को कहा कि रणमल को तू शराब पिला। हंसाबाई ने एक रात के समय जब रणमल आया उसके पास में, तब कहा कि आज तो रणमल जी मेरे साथ में शराब पीनी पड़ेगी, आज मेरा भी मूड है शराब पीने का, अपने दोनों ही शराब पिएंगे। रणमल ने कहा तेरा मन है तो लगा आज, क्योंकि बारमली कहे तो रणमल जहर का प्याला पी ले, इतना प्रेम करता था रणमल। बारमली ने प्याले बनाने शुरू किए और रणमल ने पीने शुरू किए, लेकिन रणमल के कोई फर्क ही नहीं पड़े। आधी रात हो गई और रणमल लगातार पी रहा है और बारमली पैक बना रही है। करते 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 सुबह हो गई, रात को 4 बज गई। तब जाके शराब अपना असर दिखाने लगा। आखिर तो शराब असर दिखाएगा ही, क्योंकि रणमल भी आगे मनुष्य था, कोई पत्थर था नहीं। और रणमल शराब पीते पीते बेहोश हो गया। सुबह 4 बजे रणमल बेहोश हो गया। अब बारमली ने बाहर आकर कहा कि भाई अब रणमल बेहोश हो गया है, अब आप अपना काम शुरू करो। और रणमल बेहोश हुआ तो उसी जिस घाट पर पड़ा था उसी घाट पर सैनिकों ने उसको बांधा और बांध पर वार करने शुरू किए। जैसे ही वार किए तो एकदम रणमल की आंख खुल गई, और आंख खुली तो देख रहा है कि मेरे ऊपर वार हो रहा है। तब जो नज़दीक लोग थे उसको हाथों में जाल कर पिछड़ के मार दिए। इतना खतरनाक था रणमल, जो हाथ में आ गए रणमल के, क्योंकि हथियार पास में था नहीं रणमल के, और जो हाथ तक पहुँचे उन लोगों को पिछड़ के मार दिया। इतना था खतरनाक रणमल। आखिर ज़्यादा सैनिक थे और वार लगातार हो रहे थे। रणमल गिर गया और उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में रणमल खत्म हो गया। तो ये बात बाहर किसी को पता चल गई, क्योंकि सुबह के समय कई लोग, जैसे ज़्यादातर लोग हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। जैसे कवि है, जो गाने बजाने वाले हैं, जैसे कोई संध्या वगैरह सुबह कोई अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो किसी गाने बजाने वाले ने ये देख लिया कि रणमल को मार रहे हैं, तब उसने गाने के अंदर कहा कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारे जाए, क्योंकि रणमल वहाँ से फैमिली सहित आया हुआ था। तो ये शब्द जोधा के कानों के अंदर सुनाई दिए, और खतरा तो पहले ही था, रणमल को पता थोड़ा बहुत वहम तो था ही। तब जोधा को पता चला कि पिताजी की हत्या हो गई है।
तब वहाँ रणमल ने सुबह जल्दी चप्पल लिए हाथ में और वहाँ से भागा। पीछे सिसोदियों की सेना और आगे ये राठौड़ के कहा कि आदेश दिया कि जो भी राठौड़ मिले सबको मार दो, सबको ख़त्म कर दो यहाँ से, और जोधा को सबसे पहले मारना। जोधा तो इतना खतरनाक भागा कि सेना घोड़ा बढ़ गया, सेना रह गई पीछे और जोधा वहाँ से मेवाड़ की सीमा से बाहर भाग गया और आकर रुका। काहुनी गांव है बीकानेर के अंदर, काहुनी, यहाँ पर आके ठहरा। यहाँ पर सेना आई नहीं, लेकिन जहाँ पर पीछे मारवाड़ की राजधानी है मंडोर, उस मंडोर पर सिसोदियों ने अधिकार कर लिया। अब मंडोर पर अधिकार कर लिया तो जोधा अपने अधिकार के लिए लड़ा। अब बार बार मंडोर पर आक्रमण कर रहा है, बार बार मंडोर पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन सिसोदियों से जीत नहीं पा रहा है। तो फिर इसने जोधा ने एक स्कीम लड़ाई। देखो, ये है मंडोर और ये है आसपास के गांव। ये जागीरदारों के गांव हैं। यहाँ पे सारे राठौड़ है, राठौड़ जागीरदार थे। तो यहाँ पर आक्रमण करने शुरू किए राव जोधा ने। यहाँ पर आक्रमण करने शुरू किए और कुछ को अपने साथ में मिला लिया, कुछ जागीरदारों को समझाइश के तहत, और कुछ पर आक्रमण किया। और मंडोर की जो मारवाड़ की जो राजधानी थी मंडोर, इसके अलावा सारा का सारा आसपास में जो क्षेत्र था वो अपने पक्ष में कर लिया। और उसके बाद में संदेश भेजा हंसाबाई को, कहा कि बुआ साहब, मैंने मंडोर राजधानी के अलावा सारा का सारा क्षेत्र जीत लिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी राजधानी है जो मेरे को मिल जाए, क्योंकि मेरे ही पूर्वजों की है और हमारा ही इसके अधिकार रहा है। और गलती थी तो पिताजी की थी, और पिताजी ने कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, और पिताजी ने आपकी सेवा भी की थी, और इसके तहत मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे को मेरी राजधानी दे दी जाए, क्योंकि अब मैंने आसपास का सारा क्षेत्र जीत लिया है और मैं मंडोर में वैसे ही अधिकार कर लूँगा। तो आप प्लीज़ राणा कुंभा को समझाएं और मेरी राजधानी मुझे दे दी जाए। तब हंसाबाई ने कुंभा को बुलाया और कहा कि रणमल ने इतनी सेवा की और रणमल को क्या मिला। रणमल ने, चलो इंसान से गलती हो जाती है, और अपने रणमल को तो मारा का मारा, उसका राज्य भी ले लिया, और अब इसका राज्य अपने को वापस देना चाहिए, क्योंकि कुंभा इसके अधिकार चाहता है और कुंभा ही इसका हकदार है। हंसाबाई ने कहा। तब कुंभा ने मंडोर राव जोधा को दे दिया और राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में संधि हुई, एक आवड़ व बावड़ की संधि। अब देखो, आवल व बावल की संधि 1453 ईस्वी 1453 ईस्वी के अंदर संधि हुई। इस संधि के तहत जहाँ तक बबूल के पेड़ है वहाँ तक मारवाड़ रहेगा, जहाँ से आंवले की झाड़ी के पेड़ शुरू हो रहे हैं वहाँ से मेवाड़ शुरू हो गया। ये राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य संधि हुई। लगभग 15 साल राव जोधा ने संघर्ष किया, क्योंकि 1438 के अंदर रणमल की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में लगातार राव जोधा ने संघर्ष किया और आखिरी 1453 के अंदर राव जोधा को सफलता मिली और अपना राज्य मिला। और ये संधि हुई 1453 के अंदर। और इस संधि के बाद में राव जोधा ने राणा कुंभा से अपने संबंध मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा का पुत्र था रायमल से विवाह कर दिया।
ठीक। अब राणा कुंभा जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही इसने मालवा का शासक था महमूद खिलजी, जिसने राणा कुंभा के पिता के हत्यारा था महपा पमार और एका, वो वहाँ पर थे। और राणा कुंभा वहाँ पर गया और उसने कहा कि मेरे पिता के हत्यारे हैं, उनको तुम मेरे को दे दे। महमूद खिलजी ने कहा कि मैं शरणागत है ये, और शरणागत को मैं कभी आपको नहीं दूंगा, ये लोग शरणागत है। तब कुंभा ने कहा मैं तेरे को अच्छी तरीके से मारूंगा, नहीं तो तू दे दे। महमूद खिलजी माना नहीं। तब राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। इस युद्ध में कुंभा जीत गए और जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ 1437 ईस्वी। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि राणा कुंभा के समय नागौर का शासक था शमस्कान। नागौर का शासक था शमस्कान। शमस्कान क्योंकि इससे पहले फिरोज था। फिरोज के बाद में शासक बना शमस्कान। लेकिन फिरोज का भाई था मुजाहिद खान। ठीक है। ये शमस्कान को परेशान करने लगा कि राज मेरा है, ये वो। तब शमस्कान गया कुंभा के पास में। कुंभा को कहा मेरा अंकल मेरे को परेशान कर रहा है। कुंभा आया और इस मुजाहिद खान को पीटा और भगाया, और पीछे शमस्कान को कहा कि तुम मेरे को टाइम टू टाइम टैक्स देते रहना और नागौर दुर्ग की मरम्मत मत करवाना, मैं तेरी हेल्पफुल करूँगा। शमस्कान ने ये बात मंजूर कर ली, लेकिन ये शर्त कुछ समय के लिए उसने मानी। उसके बाद में शर्तें तोड़ने लगे, टैक्स देने से मना कर दिया और नागौर दुर्ग की वापस रिपेयरिंग भी करवाने लग गया। तब कुंभा वापस गया और इसको पीटा अच्छे तरीके से, और ये भागकर गुजरात चला गया जहाँ अपनी बेटी की शादी की हुई थी। गुजरात कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का शासक था, उसके यहाँ गया। वहाँ जाकर कहा कि मेरे को राणा कुंभा ने पीटा है। कुतुबुद्दीन साहब सेना लेकर आया और कुंभा पे आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने इसको भी हरा दिया। अब देखो, पहले हराया महमूद खिलजी को सारंगपुर की युद्ध के अंदर। सारंगपुर का क्षेत्र एमपी के अंदर पड़ता है। उसके बाद में हरा दिया कुतुबुद्दीन शाह को, उसके बाद में हरा दिया शमस्कान को, और उसके बाद में हरा दिया कुतुबुद्दीन शाह को। अब कुतुबुद्दीन गया महमूद खिलजी के पास और कहा कि मेरे को यार हरा दिया। महमूद खिलजी ने कहा कि मेरे कुछ दिन पहले मेरे को भी हराया, तो अपन दोनों ही मिलकर इस पे आक्रमण करते हैं। तो
दोनों की सेना ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया और इन दोनों के बीच में संधि हुई। उस संधि का नाम है सांपानेर की संधि। सांपानेर की संधि। सांपानेर की संधि। सन 1456, सन 1456 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब संधि हुई और राणा कुंभा पर आक्रमण किया और ये युद्ध हुआ बदनौर के अंदर। बदनौर का युद्ध सन 1457 ईस्वी। संयुक्त सेना थी, महमूद खिलजी की सेना और कुतुबुद्दीन शाह की सेना, और इन दोनों संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने इस बदनौर के युद्ध के अंदर हरा दिया। इस बदनौर के युद्ध के अंदर इन दोनों की सेना को हरा दिया। ये दोनों तो भाग गए, लेकिन जब ये बिदुन बदनौर और भीलवाड़ा आए थे तब सिरोही का शासक था सहसमल देवड़ा। वो कुंभा से नाराज था क्योंकि कुंभा ने उस सिरोही का जो क्षेत्र था उसको दबा दिया था। तो उस सिरोही का सहसमल देवड़ा ने कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मालवा का उसकी हेल्प की थी। तब इनको पहले निपटाया, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी को निपटाया पहले राणा कुंभा ने। उसके बाद में सिरोही पर आक्रमण कर दिया कुंभा ने और सहसमल देवड़ा को हराया। और यहाँ पर सेनापति राणा कुंभा ने भेजा, नरसिंह डोडिया करके था परमार शासक, उसको भेजा और उसने सहसमल देवड़ा को पराजित कर दिया। तो ये थी राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ। अब अपन देखते हैं राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के अंदर श्यामल दास जी हुए हैं कवि राजा मेवाड़ के अंदर, महाराणा सज्जन सिंह के समय हुए थे। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। वीर विनोद। वीर विनोद। इसमें इन्होंने ये कहा कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इस 32 दुर्गों में से अपन 4-5 जो मेन दुर्ग हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा है मचान। तीसरा है बसंतगढ़। चौथा है बोमठ। कुंभलगढ़ ये राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। मसान और बसंतगढ़ ये सिरोही के अंदर है और बोमठ उदयपुर के अंदर है।
एक और दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, रिपेयरिंग करवाई थी। अचलगढ़ दुर्ग शिरोई के अंदर है, परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था पहले, और इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। मसान दुर्ग मेर जाति थी उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया था, और बोमट का दुर्ग भीलों को कंट्रोल करने के लिए राणा कुंभा ने बनाया था। ये तो किले थे, ठीक है। अब राणा कुंभा ने मंदिर बनवाए, ठीक है। कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया, कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभश्याम मंदिर 3 जगह भगवान विष्णु को समर्पित है। कुंभश्याम मंदिर एक तो है कुंभलगढ़, दूसरा है असलगढ़, तीसरा है बसंतगढ़, ठीक है। 3 जगह कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। एक कुंभा का कोषाध्यक्ष था वेलाक, इसने सतबीस देवरी मंदिर है उसका निर्माण करवाया। जैन समाज से संबंधित है सतबीस देवरी, या श्रृंगार शबरी, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण करवाया राणा कुंभा के समय। ये जैन समाज के 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी, उनको समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया। शांतिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और इस मंदिर का नाम है सतबीस देवरी, ठीक है। और जब रणकपुर के जैन मंदिर बनाए, धरणक शाह ने, जैन व्यापारी था धरणक शाह, उसने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके पास धन तो था पर जमीन नहीं थी। तब वो धरणक शाह राणा कुंभा के पास में आया और राणा कुंभा को कहा कि हमारे को ज़मीन चाहिए, हमारे को जैन मंदिरों के निर्माण करवाना। और राणा कुंभा ने कहा कितनी ज़मीन चाहिए? उसने कहा खूब सारी ज़मीन। तब रणकपुर के जैन मंदिरों के लिए राणा कुंभा ने 99 बीघा ज़मीन दी थी, 99 बीघा ज़मीन दी थी, दान कर दी थी। ये थे कुंभा के द्वारा मंदिरों के निर्माण। और अब अपन आगे पढ़ेंगे कुंभा के साहित्य, कुंभा का साहित्य। कुंभा का साहित्य, ठीक है। कुंभा संगीत का बड़ा ज्ञाता था और इनका संगीत का गुरु था शारंग व्यास। संगीत गुरु शारंग व्यास, ठीक है। और कुंभा ने संगीत से संबंधित जो किताबें लिखी है वो अपन थोड़ी देख लेते हैं। खूब सारी लिखी, पर अपन अपने को जितनी याद है, जितनी इम्पोर्टेंट है वो अपन बताएंगे। एक पहली किताब है
संगीत राज, संगीत शुदा, संगीत शुदा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, शुदा प्रबंध, शुदा प्रबंध या शूड प्रबंध, शूड प्रबंध, कामराज रतिशाह, कामराज रतिशाह, ये किताबें लिखी। संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध और कामराज रतिशाह, ये संगीत से संबंधित कुंभा ने खुद ने किताबें लिखी। और 2-3 किताबें और लिखी है जो किसी किताब को सॉर्ट करके थोड़ा छोटा करके उसको तरीके से लिखा है जो आगे समझ में आ जाए। पहली किताब है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, ये सारंगधर की लिखी हुई है, सारंगधर की लिखी हुई है। दूसरी किताब है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये किताब गीत गोविंद पर लिखी हुई है। गीत गोविंद एक संगीत की किताब है, इस पर टीका लिखी है रसिक प्रिया। ये गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी, जयदेव के द्वारा लिखी गई है रसिक प्रिया, ठीक है। इसी रसिक प्रिया के अंदर राणा हमीर को कुंभा ने वीर राजा कहा था। एक और किताब है चंडी शतक, चंडी शतक, ठीक है। चंडी शतक ये बाण भट्ट की लिखी हुई है। बाण भट्ट की लिखी हुई है। इसके ऊपर एक और टीका लिखी राणा कुंभा ने। ये थी राणा कुंभा के साहित्य की बात। अब अपन राणा कुंभा के दरबारी कवि पढ़ते हैं, राणा कुंभा के दरबारी विद्वान पढ़ते हैं। पहला है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, इन्होंने एक किताब लिखी है एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य, महात्म्य, ठीक है। इसका जो पहला भाग है वो इस कान्हा व्यास से बैठा नहीं था, राणा कुंभा को अच्छा नहीं लगा था, तो इन्होंने पहला भाग इस एक लिंग महात्म्य का राणा कुंभा ने खुद ने लिखा था। और उस पहले भाग का नाम है राजवर्णन, पहले भाग का नाम है राजवर्णन, ठीक है। दूसरे है दरबारी विद्वान मेहाजी,
मेहाजी, इन्होंने एक किताब लिखी है तीर्थमाला। तीर्थमाला, इसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। 120 तीर्थों का वर्णन है। 120 तीर्थों का वर्णन है। जब कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव लगी थी तब ये वहीं थे मेहाजी। जब रणकपुर जैन मंदिरों की नींव लगी थी तब भी ये वहीं थे। और ये बहुत ज़्यादा घूमते थे, इधर उधर तीर्थों के अंदर जाते थे और वापस आकर तीर्थों का वर्णन करते थे। और उन्होंने एक तीर्थमाला नाम पर एक बुक लिख दी और उसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। अब तीसरा दरबारी कवि है मंडन। ये बड़ा खतरनाक है भाई। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। ठीक है, पहली किताब इसने लिखी है, इसने बुकें लिखी है, देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण। दूसरी किताब है राजवल्लभ। ठीक है, तीसरी किताब है रूपमंडन। चौथी किताब है कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। अगली किताब है प्रसाद मंडन। अगली किताब है वेद्य मंडन। अगली किताब है वास्तुसार। अब देखो, देव मूर्ति प्रकरण मतलब मूर्तियों की कला के बारे में है। राजवल्लभ मतलब राजाओं के घर मकान कैसे बनाए जाते हैं। रूपमंडन मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती है, मूर्तियों की कलाकारी कैसे होती है, उससे संबंधित है। कोदंड मंडन ये धनुष कला, धनुष के बारे में जो भी ज्ञान है ये इस किताब में लिखा गया है मंडन के द्वारा। कोदंड मंडन। प्रसाद मंडन ये भी राजाओं के महल वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। वेद मंडन मतलब आयुर्वेद से संबंधित है। और वास्तुसार ये वास्तु से संबंधित है। अगला है वो है नाथा। ये मंडन का भाई था नाथा। इसने भी बैठे बैठे एक किताब लिख दी वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी ये भी वास्तु से संबंधित है। अगला दरबारी विद्वान है जो मंडन का पुत्र था, गोविंद। ये भी बढ़िया आदमी था। इसने पहली किताब लिखी थी कलानिधि। कलानिधि। दूसरी किताब लिखी है इसने द्वार दीपिका। तीसरी है उद्धार धोरिणी। उद्धार धोरिणी। ठीक है, अगली है सार समुच्चय।
सार समुच्चय, ये बुकें हैं गोविंद के द्वारा लिखी हुई। कलानिधि मतलब मंदिरों के शिखर कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में ये जानकारी देती है। द्वार दीपिका मतलब मंदिरों के घरों के कैसे द्वार बनाए जाते हैं। उद्धार का मतलब किसी का पुनर्निर्माण, किसी का उद्धार कैसे, जैसे कोई मकान का पुनर्निर्माण करवाना है, जीर्णोद्धार करवाना है, उससे संबंधित है। और सार समुच्चय ये आयुर्वेद से संबंधित है। ये थे राणा कुंभा के दरबारी कवि, और एक दो और भी थे, जैसे तिल्ला भट्ट, जयशेखर, और सोमदेव सूरी, और सोम सुंदर सूरी, ये जैन थे, ये जैन दरबारी विद्वान थे। ठीक है, ये हो गए दरबारी विद्वान। अब देखो, अगली है राणा कुंभा की उपाधियां। राणा कुंभा की उपाधियां, पहली है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। दूसरी है हिंदू सुल्तान। अगली है शाप गुरु। अगली है आल गुरु। अगली है राजगुरु। अगली है आदिवराह। अगली है परम भागवत। ठीक है। अब देखो, अभिनव भट्टाचार्य इसने उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि अभिनव का मतलब होता है समान, उसके जैसा। भट्टाचार्य एक भरत आचार्य थे, भरत मुनि। उन्होंने एक संगीत की किताब लिखी थी, बहुत बढ़िया। उस किताब का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये महान संगीतज्ञ थे। तो कुंभा ने कहा मैं उनके भरत आचार्य के जैसा मैं हूँ, नया हूँ, नया भरत आचार्य मैं हूँ। या तो भरत आचार्य हुए या फिर मैं हूँ जो संगीत पर काम किया है। और कुंभा को नव्य भारत भी कहा जाता है। नव्य भारत। अब देखो, दूसरी बात है हिंदू सुल्तान। त्राण का मतलब है मुक्ति दिलाना। हिंदू सुल्तान, हिंदुओं को मुक्ति दिलाने वाला। मतलब राणा कुंभा ने कितने मुसलमानों को हराया था? फिरोज को पराजित किया, शम्स खान को पराजित किया, और महमूद खिलजी को पराजित किया, और कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। तो उन्होंने कहा मैंने मुसलमानों को हराकर हिंदुओं को मुक्त करवाया है, और मैं
हिंदू सुल्तान हूँ, हिंदुओं को मुक्ति दिलाने वाला। साप गुरु मतलब धनुष का ज्ञाता हूँ मैं। और हाल गुरु मतलब पहाड़ी किले बनाने वाला। राजगुरु मतलब राजाओं का गुरु, राज कैसे करते वो मैं। आदिवरा मतलब विष्णु भगवान का भगत हूँ मैं। और परम भागवत ये भी विष्णु भगवान का भगत हूँ, इस कारण मेरी उपाधि परम भागवत है। ये थी कुंभा की उपाधियाँ। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई कुंभा पर। अब अपन थोड़ी सी विजय स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं जो कुंभा ने निर्माण करवाया। विजय स्तंभ 1437 ईस्वी में निर्माण करवाया। सारंगपुर के युद्ध की विजय की याद में, विजय की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और इसका नाम है विजय स्तंभ। और विजय होने के बाद में कीर्ति फैलती, तो इस स्तंभ का दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। और सबसे बड़ी इसमें मूर्ति, इस स्तंभ में मूर्ति लगी हुई है विष्णु भगवान की। और राणा कुंभा खुद विष्णु भगवान का भगत था, इस कारण इस स्तंभ का अगला नाम है विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज। विष्णु भगवान का वाक है वो है गरुड़, इस कारण इस स्तंभ का नाम गरुड़ ध्वज भी रखा गया। इस स्तंभ में बहुत ज़्यादा मूर्तियां हैं, बहुत ज़्यादा। हर मंजिल के अंदर मूर्ति लगी हुई है, हर मंजिल के अंदर। तो इसको कहते हैं मूर्तियों का अजैबा घर। मूर्तियों का अजैबा घर। विश्व में जितने भी भगवान हैं लगभग सारी मूर्तियां इस स्तंभ में, विजय स्तंभ में लगी हुई है। तो इसका एक नाम और भी है, मूर्ति कला का विश्वकोश। मूर्ति कला का विश्वकोश। ये तो हो गए इसके नाम। और ये 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा है। 9 मंजिला है, 9 मंजिला। ठीक है, 5वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर इनके जो वास्तुकार थे इनका नाम लिखा हुआ है। सॉरी, ये जो 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है ये 3री मंजिल पर है, 3री मंजिल। ठीक है, 5वीं मंजिल पर इनके वास्तुकार थे, उनका नाम लिखा हुआ है नाप्पा। बाकी वाले सारे इसके पुत्र थे, नाप्पा,
पोमा, पूंजा और जैता। जैता, ठीक है। नापा, पूंजा, नापा, पोमा, पूंजा और जैता, ये इस विजय स्तंभ के वास्तुकार थे और 5वीं मंजिल पर इनके नाम लिखे हुए हैं वास्तुकारों के। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा के अंदर। 8वीं मंजिल बिल्कुल खाली है और विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और 15 अगस्त 1949 के अंदर राजस्थान की पहली मंजिल है, पहली कोई मकान है जिस पर डाक टिकट जारी किया। सॉरी, पहली इमारत है कोई, पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया, ठीक है, 15 अगस्त 1949 को। और अब अपन 2 बात कुंभलगढ़ की कर लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन और कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है और इस कारण इस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहते हैं इस दुर्ग को, सीमा प्रहरी भी कहते हैं इस दुर्ग को। और मेवाड़ के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है सबसे ऊपर, उसको कटारगढ़ कहते हैं। और कटारगढ़ के जब ऊपर बैठते हैं तब सारा लगभग मेवाड़ पूरा का पूरा दिखता है, इस कारण इसको मेवाड़ की आँख कहते हैं, मेवाड़ की आँख कहते हैं। और उस पर ही कुंभा बैठता था। और अब ये भाग खत्म हो गया। अगली बार अपन नेक्स्ट बातें हम अगले भाग में करेंगे। जय श्री राधे राधे राधे।